हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बेटा क्लास 9th के बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर जो इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज है बेटा, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर। और बेटा लिख के ले लो, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर से ही आते हैं। तो इस टॉपिक को मज़ेदार बनाएंगे, साथ साथ बेटा आपके दिमाग में ऐसे बिठा देंगे कि अब ये जो खाने की कहानी है ना, ये आपको बेटा और बोरिंग नहीं लगेगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से बेटा, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसका वेट कर रहे हो यार? हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो एक लाइक जरूर से करके जाना। लेट्स स्टार्ट बेटा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो इस चैप्टर की, नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पे लिंक अटैच कर दिया है, जाके देख लेना। वो वीडियो खत्म करने से पहले बेटा मैंने आपको 3 ऐसी प्रैक्टिसेस बताई थी जो बेटा फार्मर्स ने अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करी हैं, सो दैट जो उनकी प्रोडक्शन है बेटा वो बेटर हो जाए और बढ़ जाए। वो 3 प्रैक्टिसेस ही आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिस थी बेटा क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। अब बेटा एक क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की जरूरत क्या है? जरूरत है बेटा इस जो प्रैक्टिस की जो मेन अप्रोच है बेटा वो यही है गुड ईल्ड। गुड ईल्ड का मतलब क्या बेटा? देखो, जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमें बेटा ऐसी क्रॉप वेराइटीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा बेटा जो ज्यादा प्रोडक्शन दे। गुड ईल्ड का मतलब बेटा यही है, अच्छी और ज्यादा प्रोडक्शन दे, ताकि बेटा हम जो हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाए। सेकेंड देखो बेटा, varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characters। अब ये ब्रीडिंग का मतलब क्या है बेटा? ये डायग्राम देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लांट है, प्लांट ए, ठीक है, वो अच्छे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा प्लांट है बेटा, प्लांट बी, जो अच्छे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमने सोचा कि हमें कोई ऐसा प्लांट मिल सकता है क्या कि जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज हो? बिल्कुल मिल सकता है। हमने क्या किया, हमने प्लांट ए को बेटा प्लांट बी से ब्रीड करा दिया, क्रॉस करा दिया, और जो हमें नया प्लांट मिला बेटा उसके अंदर वो दोनों क्वालिटीज थी। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा ब्रीडिंग। और ब्रीडिंग हम यूजुअली क्यों कराते हैं बेटा? 3 रीजंस की वजह से। नंबर 1 बेटा डिजीज रेजिस्टेंस। जो नया प्लांट है बेटा उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेटा डिजीजेस को रेजिस्ट कर पाए। नंबर 2 रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर बेटा, जो केमिकल्स हम हमारी फील्ड्स में डालते हैं टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप प्रोडक्शन, उनकी तरफ भी बेटा उन नए क्रॉप वेराइटीज का अच्छा रिस्पॉन्स हो। और फाइनली बेटा प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एंड गुड ईल्ड। जो क्वालिटी प्रोड्यूस हो उस थर्ड प्लांट की बेटा वो भी बहुत अच्छी हो। अब मैंने आपको ये तो बता दिया बेटा कि हम ब्रीड करते हैं और ब्रीड क्यों करते हैं, लेकिन इस ब्रीडिंग का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। यूजुअली 1 मार्क में पूछ लिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉपिंग जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ प्लांट विद क्वालिटीज ऑफ बोथ द प्लांट। देखो बेटा, हमने 2 ऐसे प्लांट्स लिए जो जेनेटिकली डिसिमिलर है, मतलब इनकी जो जीन्स है बेटा वो अलग अलग हैं, ठीक है। हमने एक क्रॉप वेराइटी और दूसरी क्रॉप वेराइटी को बेटा क्रॉस करा दिया, हमें मिला एक नई वेराइटी ऑफ क्रॉप, जिस क्रॉप में बेटा उन दोनों प्लांट्स की गुड क्वालिटीज प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 होता है बेटा इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल का मतलब बेटा हम जो क्रॉस करा रहे हैं वो 2 डिफरेंट वेराइटीज के बीच में करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्रॉप है बेटा वीट, उसी वीट की हम 2 अलग अलग वेराइटीज के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं, उस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं बेटा इंटरवेराइटल। सेकेंड होती है बेटा आपका इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है बेटा क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। इसका मतलब है बेटा जो फैमिली है ना उस क्रॉप की वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो उसकी स्पीशीज है ना बेटा वो अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट्स है। सिट्रस फ्रूट्स आप सबको पता है क्या होते हैं? विटामिन सी रिच फूड जो फ्रूट्स होते हैं बेटा। सिट्रस फ्रूट्स हमने 2 ले लिए, ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट, ठीक है। जब हम उन दोनों को क्रॉस
कराते हैं बेटा, तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक, जिनकी जो जीनस है सिट्रस, जीनस सेम है लेकिन जो स्पीशीज है ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट वो अलग अलग है। और थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप है, जो क्रॉस है बेटा, वो है इंटरजेनरिक। इंटरजेनरिक का मतलब बेटा बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स। इसमें तो बेटा हमने जो है वो पूरी फैमिली ही चेंज कर दी है, टू डिफरेंट जेनरा को ले आए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रॉप हम राइस ले रहे हैं, दूसरा क्रॉप हम व्हीट ले रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसेस क्या होते हैं बेटा? इंटरवेराइटल बिटवीन 2 डिफरेंट वेराइटीज, इंटरस्पेसिफिक बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जेनेरा, एंड फाइनली इंटरजेनरिक बिटवीन 2 डिफरेंट जेनेरा। ये तो हो गया बेटा क्रॉपिंग। इसके अलावा भी बेटा एक और तरीका होता है। अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप इज इंट्रोड्यूसिंग द जीन दैट कैन प्रोड्यूस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा या तो आप क्रॉसिंग करा दो, या फिर आप उन क्रॉप्स में एक ऐसी नॉन जीन इंट्रोड्यूस करा दो। जीन हम सबको पता है, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए में होती है बेटा ये जीन। तो ऐसी एक नॉन जीन आप उन क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस करा दो बेटा, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स उस क्रॉप को दे पाए। ठीक है, और इस सिंस वो जो क्रॉप्स हैं बेटा वो जीन का यूज करके डिजायरेबल कैरेक्टर्स दे रहे हैं, इसीलिए हम ऐसे क्रॉप्स को बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोलते हैं, जीएमसी। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि जीएमसी क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब समझ लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के बारे में। देखो बेटा, फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने इतनी मेहनत करके एक नई वेराइटी को बनाया है तो हम चाहेंगे बेटा कि वो वेराइटी ऐसी हो जो अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटा खराब भी हो जाती है ना, तो भी वो जो वो वेराइटी है वो हमें अच्छा यील्ड दे। ऑब्वियस सी बात है, हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे, वरना अगर थोड़ी सी बारिश आ गई और वो क्रॉप प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया, तो हम ऐसी वेराइटीज चाहते हैं जो हमें अच्छी यील्ड दे बेटा, इवन अंडर एडवर्स वेदर कंडीशंस। Farmers need to be provided with good quality seeds of a particular variety, that is all be of the same variety and germinate under the same conditions. इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट को बेटा फार्मर्स को ऐसी गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स देनी होंगी जो कि बेटा सेम वेराइटी की हो और वो जर्मिनेट भी सारी की सारी बेटा सेम कंडीशंस में जर्मिनेट भी कर जाएं। ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इन क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल एंड क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये बेटा आप सबको पता है कि एक अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए बेटा सनलाइट, ठीक है, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और वेदर कंडीशंस बेटा ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक अच्छा यील्ड तभी दे सकते हैं बेटा जब ये जो हमारे वेदर हमारा फेवरेबल हो, ठीक है, सॉइल हमारी न्यूट्रिशियस हो, जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो एडुकेट हो। तो ये जो बेटा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं और जो क्रॉप यील्ड है बेटा वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल, सनलाइट और वेदर कंडीशन से कहीं ना कहीं बेटा कनेक्टेड होती है। Since weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. देखो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मर्स ने सब कुछ अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, क्रॉप को बेटा प्लांट कर दिया, नर्चर भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बेटा वेदर कंडीशंस का क्या बेटा, फ्लड, एक्सेसिव रेन, ड्राउट, सूखा पड़ जाना बेटा ये किसी के बस में नहीं होता है। इसीलिए हम ऐसी वेराइटीज चाहते हैं बेटा जो अगर ये अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस आ भी जाती हैं तो भी बेटा वो जो क्रॉप वेराइटी है वो खराब ना हो। ठीक है बेटा, हमने ये तो बता दिया कि हाँ भाई हमें जो गुड वेराइटी ऑफ क्रॉप की जरूरत तो है, लेकिन बेटा ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्लांट्स को ये क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है बेटा, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बेटा आपका हाई यील्ड। ऑब्वियसली बात है बेटा कोई भी फार्मर होगा वो यही चाहेगा कि उसके क्रॉप से उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, इसीलिए बेटा वो करते हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट फॉर हाई यील्ड। नंबर 2 बेटा इंप्रूव्ड
क्वालिटी। बेटा अगर ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ बेस्ट क्वालिटी क्रॉप्स अगर बेटा प्लांट फार्मर्स को मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा। और इसी इम्प्रूव्ड क्वालिटी के लिए भी बेटा जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट करते हैं। लेकिन बेटा जो क्वालिटी होती है ना वो हर प्लांट के लिए अपनी स्पेसिफिक होती है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। बेटा अगर वीट है और वो मार्केट में जाता है, अगर बेटा उस वीट की बेकिंग क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी तो वो वीट बेकार है बेटा। ऐसे ही पल्सेस के पास बेटा प्रोटीन क्वालिटी होनी चाहिए, ऑयल सीड्स के पास ऑयल क्वालिटी होनी चाहिए, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनमें बेटा प्रिजर्विंग क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज बेटा उन क्रॉप्स में प्रेजेंट हैं तभी वो मार्केट में एक्सेप्टेबल होंगी। थर्ड फैक्टर है बेटा हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंसेस। इसका क्या मतलब है पहले समझ लो। Crop production can go down due to biotic diseases and insects, and abiotic drought, salinity, waterlogging, heat, cold and frost stresses. देखो बेटा कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स को अच्छा प्रोडक्शन भी मिल गया, ठीक है, अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स भी मिल गए, लेकिन बेटा दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स, बायोटिक और एबायोटिक, जो बेटा उन क्रॉप प्रोडक्शन को खराब कर देते हैं। बायोटिक जैसे कि आपका डिजीजेस हो गए या कोई इंसेक्ट लग गया उन प्लांट्स को, उन क्रॉप्स को, और एबायोटिक बेटा जो आपकी वेदर कंडीशंस हैं, फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, सलाइनिटी का मतलब है बेटा जब आपकी सॉइल बहुत ज्यादा सलाइन हो, नमक हो सॉइल के अंदर, या फिर वाटर लॉगिंग हो गई। ये सारी कंडीशंस बेटा बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस हमारे जो क्रॉप प्रोड्यूस है उसको बेटा नीचे गिरा देती हैं, कम कर देती हैं। वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दीज स्ट्रेसेस कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। इसीलिए हम ऐसी वेराइटीज को ग्रो करना चाहते हैं जो इन एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के लिए भी रेजिस्टेंट होती हैं। क्या है बेटा फोर्थ इज चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। इसका क्या मतलब है? द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर कोई क्रॉप अच्छे प्रोडक्शन के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ जल्दी ग्रो कर रहा है तो ये तो बेटा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा। जो फार्मर्स के जो बेटा पैसा है और जो इनपुट्स हैं वो उसे कम लगाना पड़ेगा। और एक और फायदा इससे होगा बेटा, वो एक क्रॉप को पहले हार्वेस्ट करेगा, उसके बाद इमीडिएटली वो नेक्स्ट क्रॉप लगा देगा। तो जितना छोटा ड्यूरेशन होगा बेटा एक क्रॉप के ग्रो होने का, उतने ही ज़्यादा मल्टीपल क्रॉप्स बेटा एक फार्मर एक ईयर में हार्वेस्ट कर पाएगा। Next, wider adaptability. Developing varieties for wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different environmental conditions. मैंने आपको बताया बेटा जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं ना वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कभी कम होती है, कभी कभी बेटा ड्रॉट लाइक कंडीशंस भी हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं बेटा हम ऐसे वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस करें जो ज़्यादा जल्दी बेटा अडेप्ट कर पाए इन जो अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके साथ। एंड लास्ट देखो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एग्रोनॉमिक क्या होता है बेटा? एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा एक तरफ से प्लांट की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि प्लांट की हाइट, जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके लिए हमारा प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करेगा, तो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस, और बेटा कितना अमाउंट ऑफ वाटर उस प्लांट को चाहिए है ग्रो करने के लिए। तो जितनी भी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना प्लांट्स की, हम उन्हें बोलते हैं बेटा एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? देखो बेटा जैसे हमारे फॉडर क्रॉप्स है, मैंने आपको बताया था फॉडर क्रॉप्स वो होते हैं बेटा जो हम ग्रो करते हैं टू फीड आवर कैटल। बेटा उनकी जो हाइट है ना वो टॉल होने चाहिए और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होनी चाहिए। ये डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है बेटा फॉडर क्रॉप्स का। वहीं अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं बेटा उनकी हाइट छोटी होनी चाहिए, वो ड्वार्फ होनी चाहिए ताकि वो कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर पाए। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो बेटा यही कुछ जो फैक्टर्स हैं, हाई यील्ड, इंप्रूव्ड क्वालिटी, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंसेस, wider adaptability, change in maturity duration and desirable agronomic characteristic बेटा जिसके लिए हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं।
अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड प्रैक्टिस की, जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इस प्रैक्टिस में हम देखेंगे बेटा कि जो फार्मर्स हैं वो कितना इनपुट डालते हैं सो दैट उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है बेटा वो ज्यादा हो। लेट्स सी, इन इंडिया फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। ये हम सभी को पता है बेटा, आज के टाइम में इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे बेटा कुछ स्मॉल फार्म्स हैं जहाँ पे कम क्रॉप्स ग्रो होते हैं और कुछ लार्ज फार्म्स हैं जहाँ पे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं। मनी अलाउज द फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। अगर बेटा फार्मर्स के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा मनी है, तो बेटा वो बेटर और इम्प्रूव्ड मशीन्स का, टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं अपने फार्म प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड। ऑब्वियसली बात है बेटा, आप सोचो अगर आपका कल बायोलॉजी का एग्जाम है और आप बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको नेक्स्ट डे अच्छा रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बेटा। वहीं अगर आप अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा इनपुट डाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा ही कुछ बेटा क्रॉप्स के साथ भी होता है। अगर फार्मर्स बेटा ज्यादा इनपुट डालते हैं, ज्यादा पैसा लगाते हैं, अच्छी मशीन्स यूज करते हैं, तो बेटा क्रॉप्स भी इन रिटर्न फार्मर्स को अच्छा प्रोड्यूस देते हैं, गुड यील्ड देते हैं। Thus, the farmer's purchasing capacity for inputs decides cropping system and production properties. Obviously बात है बेटा, जितना एक फार्मर अफोर्ड कर पाएगा, जितने उसके पास पैसे होंगे, जितनी कैपेसिटी होगी, वही चीज डिसाइड करती है बेटा कि कितना प्रोडक्शन फार्मर को मिलेगा इन रिटर्न। Therefore, production practices can be at different levels. They include no cost production, low cost production and high cost production. बेटा depending on कि कितना पैसा है फार्मर के पास, ठीक है, कितना वो पैसा लगा रहा है, कंजूस है या फिर वो खुले दिल का है, हमने प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। नो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब कि वो फार्मर बहुत कंजूस है, बहुत ही बेयर मिनिमम पैसा लगा रहा है। या फिर बेटा लो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब कि वो फार्मर पैसा लगा तो रहा है बट उतना नहीं जितना बेटा एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए चाहिए। या फिर बेटा थर्ड कैटेगरी है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें जो फार्मर है वो दिल खोल के पैसा लगा रहा है, बहुत पैसा लगा रहा है ताकि उसको हाई प्रोडक्शन मिले इन रिटर्न। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हमने ये तो देख लिया बेटा कि जो फार्मर्स को है वो कुछ कुछ करना पड़ता है सो दैट वो अपने क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो बढ़ा सके। लेकिन वो ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करते हैं बेटा, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है बेटा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कौन से प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, ये सारा कुछ बेटा मैनेज करना फार्मर्स के लिए मैंडेटरी है। लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। बेटा जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो ग्रो करने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, फॉर गुड आईसाइट के लिए हमारी बॉडी को बेटा विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। ये बेटा हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है। ऐसे ही बेटा प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये देखो बेटा न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटा वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है। और दूसरा है बेटा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं बेटा इन स्मॉल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल आपका आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक। इस टॉपिक बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं और जो एग्जाम्पल्स है ना वो तो ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बार 1 मार्कर में इसके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। अब बेटा ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, हमें तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे खाने से मिल जाते हैं, लेकिन प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स को बेटा ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वाटर, एयर और सॉइल्स। अब एक बार ये देख लेते हैं कि बेटा कौन से न्यूट्रिएंट्स एयर, वाटर और सॉइल प्रोवाइड करते हैं। एयर बेटा 2 न्यूट्रिएंट्स देती है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस, ये आप सबने पता ही होगा। वाटर बेटा हाइड्रोजन और कार्बन प्रोवाइड करता है। और जो सॉइल है ना बेटा, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट को सॉइल प्रोवाइड करते हैं। जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने अभी डिस्कस करे, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, वो सारे के सारे बेटा सॉइल ही प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। ठीक है बेटा,
ये तो हमने देख लिया कि प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन बेटा क्या होगा अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की बेटा, तो प्लांट के कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगे, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज। ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज क्या होता है बेटा? जो प्लांट की जो क्वालिटी होती है डिजीज को फाइट करने की, वो भी बेटा खराब हो सकती है अगर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो to increase the yields, soil can be enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सॉइल से आपको सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल ही प्रोवाइड करती है बेटा प्लांट्स को। कभी कभी क्या होता है बेटा, सॉइल के खुद के पास कम क्वांटिटी में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं बेटा, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, वो सॉइल के साथ मिला देते हैं ताकि बेटा प्लांट्स को एडिक्वेट क्वांटिटीज में ये न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अब देख लेते हैं बेटा मैन्योर। बेटा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ना फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है बेटा, उनके ना गोल्डन, आप कह सकते हो गोल्डन की हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए तो आपको करेक्ट मैन्योर, करेक्ट क्वांटिटी में फर्टिलाइजर बेटा यूज करना पड़ेगा, तभी आपको गुड यील्ड मिलेगा इन रिटर्न। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा मैन्योर की। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बेटा जो मैन्योर होता है ना, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है, वो जो प्लांट्स को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है बेटा? जो डेड एज और जो डिकेड मैटर होता है ना, उसको ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और बेटा ये ऑर्गेनिक मैटर तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में बेटा कम क्वांटिटीज में ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है सॉइल को। प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है बेटा, अब ये मैन्योर बनता कैसे है? बेटा मैन्योर जो है ना, वो जो फार्मर्स हैं वो अपनी फील्ड में ही बना लेते हैं बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। डीकम्पोजिशन क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फ्रूट पील है, ठीक है, आपने कोई फ्रूट को आपने उसको पील किया, वो पील को बेटा अगर आप सॉइल के अंदर दबा दोगे तो कुछ टाइम के बाद बेटा उस सॉइल में जो अर्थवर्म्स प्रेजेंट हैं या फिर जो फंगाई, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है बेटा, वो उस कंपोनेंट को बेटा छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देगा, और यही प्रोसेस है बेटा डीकम्पोजिशन का। अब एनिमल एक्सक्रीटा मतलब बेटा एनिमल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फिशीज हो गया और यूरिन हो गया, और बेटा ये जो मैन्योर है ये प्लांट वेस्ट से भी बन सकता है, जैसे कि गम्स और ऑयल्स। Manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and soil fertility. बेटा जो मैन्योर है वो बहुत यूजफुल है, वो सॉइल को बेटा ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी? चलो बताओ बेटा, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो सॉइल की एबिलिटी होती है प्लांट्स को प्रोड्यूस करने की। आपने सुना होगा बेटा कि कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि ये धरती बंजर है। वो धरती बंजर इसीलिए है क्योंकि उस पर कुछ ग्रो नहीं कर सकता है। और ग्रो क्यों नहीं कर सकता है बेटा? क्योंकि उस पीस ऑफ लैंड की जो सॉइल है बेटा वो इनफर्टाइल है, वो कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकती है। The bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure. बेटा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना मैन्योर में, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और बेटा वो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब बेटा जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो क्लिट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बेटा सैंड में प्रेजेंट होते हैं, वो उसको एक स्ट्रक्चर में असेंबल भी कर देता है। This involves increasing the water holding capacity in sandy soils. In clay soils, the large quantities of organic matter helps in drainage and in avoiding water logging. बेटा ये जो soil structure को improve करता है ना, ये बहुत काम आता है soil के। जो बड़े जो सैंडी सॉइल्स होती है ना, मतलब जो सॉइल जो डिजर्ट्स में ग्रो करती हैं, उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो बेटा ये जो मैन्योर है ना हेल्प करता है उन सॉइल्स को पानी को अपने अंदर स्टोर करने के लिए, ट्रैप करने के लिए। तो बेटा ये जो सॉइल स्ट्रक्चर जो इम्प्रूव करता है ना, ये सॉइल के लिए बेटा बहुत यूजफुल होता है।
जो सैंडी सॉइल्स होती हैं बेटा, जो डेजर्ट एरियाज में ग्रो करती हैं, उनको बेटा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ये मेन्योर बेटा हेल्प करता है उन सॉइल को टू ट्रैप वाटर। और वहीं बेटा क्ले सॉइल्स जो ऑलरेडी गीली सॉइल्स होती हैं, उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए बेटा ये जो मेन्योर है ये प्रिवेंट करता है कि उस सॉइल में वाटर लॉगिंग ना हो जाए। बेटा ये जो मेन्योर है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फॉर अ प्लांट। आगे देखते हैं। In manure, we use biological waste material which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेन्योर है बेटा उसमें हम बायोलॉजिकल मटेरियल यूज करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं बेटा, जो हमारी एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता है। Using biological waste material is also a way of recycling farm waste. देखो, अगर हमारे पास कोई फार्म वेस्ट है, मतलब फार्म वेस्ट वो वेस्ट होता है जो एग्रीकल्चरल फील्ड पे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बेटा काउ डंग हो गया, हस्क हो गया, ठीक है, तो हम उसी जो फार्म वेस्ट है बेटा उसको रिसाइकिल कर सकते हैं अगर हम उसको मेन्योर में वापस डाल देते हैं तो। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स यूज्ड, मेन्योर इज ऑफ 3 टाइप्स। हमारे पास 3 टाइप के मेन्योर होते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हम किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर उस मेन्योर में डाल रहे हैं। और वो 3 टाइप के मेन्योर क्या होते हैं? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इन तीनों को ध्यान से समझ के याद रखेंगे। अब देखते हैं कंपोस्ट क्या होता है। The process in which farm waste like livestock excreta, vegetable waste, sewage waste, etc. is decomposed in pits is known as compost. The compost pits are rich in organic matter and nutrients. तो क्या होता है, हम ना जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं, पिट्स बनाते हैं, उन पिट्स के अंदर हम डाल देते हैं जो हमारा एनिमल वेस्ट होता है, लाइक हमारा काउ डंग हो गया, प्लांट वेस्ट जो होता है हमारा, या फिर हमारा जो वेजिटेबल पील्स होती हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो बैक्टीरिया और फंगाई उस सॉइल में प्रेजेंट होता है वो उनको, उस वेस्ट को डिकम्पोज कर देता है, फिर हमें मिलता है बेटा कंपोस्ट। और जो ये कंपोस्ट है ये बहुत रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में भी और न्यूट्रिएंट्स में भी। सेकेंड टाइप ऑफ मैन्योर है वर्मी कंपोस्ट। Compost is also prepared by using earthworms so as to hasten the process of decomposition. This is called vermicompost. बहुत important है। कंपोस्ट तो हम वैसे ही बनाते हैं, लेकिन इस बार हम कंपोस्ट के अंदर डाल देते हैं अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स क्यों? अर्थवर्म्स को इस प्लैनेट का बेस्ट डीकम्पोजर माना जाता है। दे आर द बेस्ट नेचुरल डीकम्पोजर्स। और अर्थवर्म्स क्या करते हैं, उस जो कंपोस्ट का जो डीकम्पोजिशन है वो तेजी से करते हैं। और जब हम वर्म्स यूज करते हैं कंपोस्टिंग के लिए, उस प्रोसेस को हम उस मेन्योर को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और थर्ड टाइप ऑफ मेन्योर है ग्रीन मेन्योर। Prior to sowing of crop seeds, some plants like sun, hemp or guar are grown and then mulched by plowing them into the soil. The green plants thus turn into green manure, which helps in enriching the soil with nitrogen and phosphorus. हम क्या करते हैं, जिस सॉइल में हमने क्रॉप सीड्स को सो करना होता है, वहां पे सो करने से पहले हम कुछ ग्रीन प्लांट्स को सो कर देते हैं, जैसे कि आपका ग्वार हो गया या फिर सन हेम्प हो गया, बाय मल्चिंग। मल्चिंग बेटा मतलब हम उसको जो सॉइल है उसके नीचे दबा देते हैं, ठीक है। फिर ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं बेटा, ये बड़े होकर ग्रीन मैन्योर बन जाते हैं, जो कि सॉइल को बेटा न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर टॉपिक से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट। बेटा हमने जो मैन्योर में देखा था कि मैन्योर जो होते हैं वो फील्ड्स पे प्लांट्स एंड जो फार्मर्स हैं वो एनिमल वेस्ट से या फिर प्लांट वेस्ट से फील्ड्स पे ही प्रिपेयर कर लेते हैं ऑर्गेनिकली। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि हम फील्ड पे प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये फैक्ट्रीज में स्पेशली बनाए जाते हैं।
फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। वैसे तो फर्टिलाइजर्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। 1 मार्कर क्वेश्चन इस पे बहुत बार आ चुका है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय फर्टिलाइजर्स, तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। They ensure good vegetative growth, giving rise to healthy plants. वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है? एक प्लांट में कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स। ये 3 पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोलते हैं, लीव्स, फ्लावर्स और ब्रांचेस। और फर्टिलाइजर्स हेल्प करता है इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट्स की अच्छी ग्रोथ कराने में। Fertilizers are a factor in the high yields of high cost farming. Fertilizer केमिकल सब्सटेंस है, फैक्ट्री से बन के आता है, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रोडक्ट जो ये इट विल बी एक्सपेंसिव। इसका मतलब है कि जो इनपुट है, ज़्यादा पैसा लगाएगा फार्मर इसको खरीदने में, मतलब फार्मर ने अपना ज़्यादा इनपुट डाला है। तो ये किस टाइप की प्रोडक्शन के अंडर आता है? हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में, क्योंकि फार्मर ने इसमें ज़्यादा अपना इनपुट डाला है। तो ये आएगा फर्टिलाइजर्स are categorized under high cost production. Fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose and observing pre and post precautions for complete utilization. लेकिन मैन्योर जो है ना वो ऑर्गेनिक मैटर है, मैन्योर के साथ हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंस फर्टिलाइजर्स केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स के साथ कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर डोज डालनी है। अगर हम फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा डोज सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं तो बीइंग अ केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल पोल्यूशन भी कॉज कर सकते हैं। एंड सेकेंड, ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट प्रिकॉशंस फॉर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? फर्टिलाइजर डालने से पहले हमें उसकी डोसेज चेक करनी है, फर्टिलाइजर डालने के बाद भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चरल फील्ड को पानी दे रहे होते हैं, इरिगेट कर रहे होते हैं, तो उस इरिगेशन के प्रोसेस में फर्टिलाइजर भी वॉश ऑफ हो जाता है। तो क्या हुआ? इससे 2 नुकसान हुए, ना तो हमारे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स मिले, और दूसरा उस केमिकल के पानी में होने की वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो गया। तो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हुए उसकी प्रॉपर डोसेज और डालने से पहले और डालने के बाद भी कुछ प्रिकॉशंस फार्मर्स लेते हैं। दिस फर्टिलाइजर में लीड टू वाटर पोल्यूशन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर वो फर्टिलाइजर इरिगेशन के टाइम पे पानी के साथ वॉश हो गया तो वो वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, और ये 2 एग्जाम्पल्स जानने जरूरी क्यों हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन एक बार आई हैड सीन दिस क्वेश्चन कमिंग इन वन ऑफ द पेपर्स ऑफ वन स्कूल, आई डोंट रिमेंबर। तो अगर उस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डाला है, यू नेवर नो, आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और कोई भी नई चीज लर्न करना किसी के लिए भी प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है। 2 ही एग्जाम्पल्स बताऊंगी। एक एग्जाम्पल है एनपीके, इसको अंडरलाइन करके याद करना। एनपीके की फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और दूसरा एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर का अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट, continuous use of fertilizers in an area can destroy the soil fertility. Soil fertility मैंने आपको बताया था, soil की ability to grow plants, हम उसको बोलते हैं soil fertility। अगर हम chemical substances, fertilizers soil में भरते जाएंगे तो जो soil के natural nutrients जो उसमें already present होते हैं वो कहीं ना कहीं replenish नहीं हो पाएंगे, I mean दोबारा से अपनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, जो कि बेटा सॉइल फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा हार्म करता है। जब हम मैन्योर देख रहे थे, हमने मैन्योर में देखा था कि मैन्योर के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली प्रोवाइड करता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे लॉन्ग
टर्म बेटा प्रोज और कॉन्स भी हैं। फर्टिलाइजर आप आजकल तो सारे फार्मर्स यूज करते ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मेन्योर है ना, मेन्योर हमें बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट्स देता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हमें सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बेनिफिट्स देते हैं। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है, डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चाहो तो नोट डाउन कर लो, अगर आप नोट्स बनाने की हैबिट रखते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो टॉपिक है ये हर साल रिपीटेडली हर पेपर में बायोलॉजी के पूछा जाता है, 3 मार्कर और कभी कभी तो 5 मार्कर में भी। तो डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को याद रखना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है, और जो फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक मैटर है, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है। सेकंड, जो मैन्योर है वो डेड और डिकेइंग मैटर से बना हुआ होता है। मैंने आपको बताया था कि मैन्योर को बनाने के लिए डिकम्पोजिशन करनी पड़ती है एनिमल एक्सक्रीटा की या फिर प्लांट वेस्ट की, और जो फर्टिलाइजर है वो बना हुआ होता है केमिकल सब्सटेंसेस से। मैन्योर, जो मैन्योर है वो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल को देता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं बिकॉज वो फैक्ट्री में बनाए गए हैं इसलिए वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है सॉइल को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनएक्सपेंसिव एंड प्रिपेयर और फीड। जो मैन्योर हैं वो फार्मर्स को ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि बहुत ही चीप होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, और फार्मर्स अपने अवेलेबल वेस्ट मटेरियल के साथ ही फील्ड्स पर मैन्योर बना सकते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, जो मैन्योर होते हैं वो जो प्लांट्स हैं वो मैन्योर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स क्विकली। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि मैन्योर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। जो मैन्योर है वो सॉइल फर्टिलिटी को, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को हार्म नहीं करता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को और सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो हमने क्या पॉइंट्स देखे मैन्योर और फर्टिलाइजर में? मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर इज मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड फर्टिलाइजर इज मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। जो मैन्योर है it provides small quantity of nutrients, fertilizer provides large quantity of nutrients, manure is inexpensive and is prepared on the fields and fertilizer is expensive and prepared in the factories. जो manure हैं वो are absorbed by the plants slowly and जो fertilizers हैं they are absorbed by the plants quickly. And finally हमने देखा कि जो manure है वो soil fertility को, ना ही soil nutrients को harm नहीं करता है, लेकिन जो fertilizer है वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को भी कम कर देता है और सॉइल फर्टिलिटी को भी कम कर देता है। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड सिंस आप लोग नॉलेज दुनिया से पढ़ रहे हो तो हम कुछ भी, एक भी लाइन एनसीईआरटी की स्किप नहीं करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज इन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड विद मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी टाइप ऑफ फार्मिंग जहां पे हम अवॉइड करते हैं केमिकल्स को यूज करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जहां पे हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम फर्टिलाइजर्स को यूज करें और इन रिटर्न हम मैक्सिमम आउटपुट भी ले लें हमारे क्रॉप से। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ऐसा क्या करते हैं कि हम केमिकल्स भी यूज नहीं करते हैं और क्रॉप्स से हम अच्छा खासा प्रोडक्शन भी ले लेते हैं। देखते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे मैन्योर्स, स्पेशल टाइप ऑफ मैन्योर्स यूज करते हैं जो हाई क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। नंबर 2, रिसाइकिल्ड फार्म वेस्ट। जो मैन्योर या फिर जो मैन्योर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बनाते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल्स बनता है रिसाइकलिंग ऑफ फार्म वेस्ट, जैसे कि काउ डंग हो गया या फिर जो प्लांट वेस्ट है उसी को रिसाइकिल करके ही हम मैन्योर तैयार करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।
use of bioagents such as culture of blue green algae in preparation of biofertilizers। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का यूज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम एक लेके आए नया कॉन्सेप्ट जो है बायो फर्टिलाइजर्स। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं, लेकिन फार्मर्स बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना लिया बायो फर्टिलाइजर्स का, जहां पे जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गे, ये एग्जांपल पूछा जाता है, बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गे को यूज करके उन्होंने ऐसा फर्टिलाइजर बना लिया जो कि केमिकल से नहीं बना है बल्कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही बना हुआ है। और लास्ट, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम यूज करते हैं, मतलब अच्छे से प्लान करके एक के बाद एक क्रॉप हम सो करते हैं, फिर हार्वेस्ट करते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल पाए। These cropping systems are beneficial in insect, pests and weed control besides providing nutrients। जहां ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है वहां देखा गया है कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन या फिर वीड्स की पॉपुलेशन या फिर जो डिजीजेस हैं वो प्लांट्स में ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम केमिकल कम से कम यूज करें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जहां हम बेयर मिनिमम, बहुत ही ना के बराबर केमिकल यूज करते हैं, वहां पे हम हमारे प्लांट्स को इंसेक्ट से, वीड से और डिजीजेस से भी बचा पाते हैं। हमने शुरू किया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने सबसे पहली प्रैक्टिस देखी थी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब दूसरी प्रैक्टिस जो हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में करते हैं वो है इरिगेशन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इरिगेशन क्या है। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स। हमारी कंट्री में ना ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर्स हैं या फिर जो क्रॉप्स हैं वो रेन फेड होते हैं, मतलब रेन डिपेंडेंट होते हैं कि बारिश आएगी, ठीक है, तो ही क्रॉप्स को पानी मिलेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि आजकल एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर्स बहुत सारी जगह पे एडुकेट अमाउंट ऑफ बारिश नहीं हो पाती है, तो क्या क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं। जब एडुकेट अमाउंट ऑफ बारिश के पानी क्रॉप्स को नहीं मिलता है, तब फार्मर्स यूज करते हैं इरिगेशन, मतलब वो आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, चाहे वो रिवर से हो चाहे वो केनाल से, ठीक है। पुअर मॉनसून कॉजेस क्रॉप फेलियर। जाहिर सी बात है, अगर पुअर मॉनसून होगा, बारिश कम होगी, तो बहुत सारे जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। Ensuring that the crops get water at the right stages during their growing season increases the expected yields of the crop। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि हम क्रॉप्स को, चाहे बारिश हो या ना हो, हम क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करते रहें जब जब उनको जरूरत होती है, तो हम हाई यील्ड्स, हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation। और आजकल तो इरिगेशन आपको हर एग्रीकल्चर फील्ड में होती हुई मिल जाएगी, और हमारी गवर्नमेंट भी और ज्यादा एफर्ट्स डाल रही है ताकि इरिगेशन वो हर फील्ड तक, हर फार्मर तक पहुंचा पाए। बहुत सारे मेजर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले भी लिए हैं टू प्रोवाइड इरिगेशन टू मोर ऑफ द कल्टिवेबल लैंड। हम उन मेजर्स को देखते हैं। सबसे पहले वेल्स आप सभी ने देखे होंगे, कुआं जिसको हम बोलते हैं। वेल्स बिल्ड किए गए हैं जगह जगह, और वेल्स कहाँ पे बिल्ड किए जाते हैं? वेल्स वहां पे बिल्ड किए जाते हैं जहां पे हमें मिलता है एक्सप्लॉइटेबल ग्राउंड वाटर। आप सभी को पता है कि हमारी जो जमीन है उसके नीचे हमारे पास पानी है, लेकिन वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हर जगह यूजेबल नहीं होता है। तो ज्यादातर वेल्स वहां बनाए जाते हैं जहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो यूज किया जा सके इरिगेशन के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल ना हो। अब वेल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डग वेल, एक होता है ट्यूब वेल। पहले देख लेते हैं डग वेल। इन डग वेल्स वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। वाटर बियरिंग स्ट्रेटा क्या होता है? जो डग वेल्स हैं, डग वेल्स में पानी वाटर बियरिंग स्ट्रेटा से कलेक्ट किया जाता है। मतलब वाटर बियरिंग स्ट्रेटा अर्थ की वो लेयर्स होती हैं जहां पे पानी प्रेजेंट होता है, तो डग वेल्स उन लेयर्स से पानी कलेक्ट करके
क्रॉप्स तक पहुंचाते हैं। और सेकंड है हमारा ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। इसका क्या मतलब है? डीपर स्ट्रेटा मतलब जो ट्यूब वेल्स हैं वो बहुत नीचे तक खुदे हुए होते हैं, बहुत अंडरग्राउंड पानी जो बहुत डीप लेयर्स ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट होता है, वो वाटर भी ट्यूब वेल्स कैच कर सकते हैं। तो एक जो मेजर है इरिगेशन के लिए वो है वेल्स। सेकेंड मेजर है केनाल्स। एलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। जो वेल्स है ना वो एक लिमिटेड एरिया को ही पानी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो केनाल्स हैं वो एक एलैबोरेट और एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है। मतलब कि बड़ी बड़ी एग्रीकल्चरल फील्ड को भी केनाल्स पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। केनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन ऑफ द रिवर्स। अभी केनाल्स को पानी कहाँ से मिलता है? जो केनाल्स होती है ना वो जुड़ी हुई होती हैं किसी ना किसी रिवर से, किसी ना किसी नदी से। तो उसी नदी से, उसी रिवर से जो केनाल्स हैं वो पानी ड्रॉ करती हैं। वो उसके मेन केनाल से पानी एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। जब रिवर से केनाल ने पानी ड्रॉ कर लिया उसके बाद वो जो केनाल है, जो मेन केनाल है, वो डिवाइड कर जाती है छोटी छोटी केनाल्स में, और फाइनली वो छोटी छोटी केनाल्स बहुत ही पतली डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पानी एग्रीकल्चरल फील्ड तक। तो केनाल सिस्टम में क्या होता है, जो सबसे पास जो रिवर होगी वहां से केनाल्स कनेक्टेड होती हैं जो मेन केनाल होती है, लेकिन जो मेन केनाल है वो वाटर सप्लाई नहीं करती है एग्रीकल्चर फील्ड को। जो मेन केनाल है वो डिवाइड कर जाती है आगे और छोटी छोटी केनाल्स में, और वो केनाल्स फाइनली ब्रांच करती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड। थर्ड जो हमारा मेजर है वो है रिवर लिफ्ट सिस्टम। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसमें क्या होता है। In areas where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate reservoir release, the river lift system is more rational. पहले हमने देखा था कि हमारे पास वेल्स होते हैं, लेकिन वेल्स का एक ड्रॉबैक है कि वो बड़ी एग्रीकल्चरल फील्ड्स को पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने बनाई केनाल्स। केनाल्स का भी बेटा एक ड्रॉबैक है, कभी कभी जिस रेजर्वायर से, जिस रिवर से वो केनाल जुड़ी हुई होती है, या तो वो सूख जाती है या फिर इतना एडुकेट पानी नहीं प्रोवाइड कर पाती है जितनी बड़ी वो इरिगेशन फील्ड होती है, एग्रीकल्चर फील्ड होती है। उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to the rivers. जो एरियाज रिवर के बिल्कुल पास होते हैं वहां पे फार्मर्स ने सोचा कि क्यों ना ये झंझट ही खत्म कर दिया जाए केनाल्स का। उन्होंने एक ऐसा लिफ्ट सिस्टम बना लिया जहां से डायरेक्टली रिवर से पानी सप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए। तो पहले हमने देखा वेल्स, फिर हमने देखा केनाल्स, थर्डली हमने देखा रिवर लिफ्ट सिस्टम। फोर्थ टाइप ऑफ जो हमारा मेजर है टू प्रोवाइड इरिगेशन वो है टैंक्स। टैंक्स से आप बहुत रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप ये टैंक्स को डेली देखते हो। पहले देख लेते हैं कि ये टैंक्स करते क्या हैं। दे आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर्स। आप सभी के घर में अंडरग्राउंड बोरवेल्स होती हैं, आई एम श्योर आपने सुना होगा। वो बोरवेल्स क्या करती हैं, वो बोरवेल्स पानी पहुंचाती हैं जो वाटर टैंक्स आप सबकी घरों की छत पे या रूफ्स पे पड़े होते हैं। सबकी घर की छत पे पानी की टैंकी होती है, वाटर टैंक्स होते हैं। तो जो अंडरग्राउंड बोरवेल्स होते हैं वो पानी पहुंचाते हैं वाटर टैंक को, और बाद में वो वाटर टैंक पानी को स्टोर करता है। तो ऐसा ही कुछ इस टैंक में भी होता है कि ये स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर्स होते हैं, स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैंटोनमेंट एरियाज। जो पानी बह रहा है, द रनिंग वाटर, उसको ये कैच कर लेते हैं टैंक्स और फिर स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर जो इरिगेशन के लिए आजकल लिया जा रहा है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी को पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हॉट टॉपिक है। और हॉट टॉपिक है मतलब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। तो समझ लेते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वॉल्व्स building small check dams which lead to increase in the groundwater levels. क्या होता है, जब एक एरिया में बारिश होती है
ठीक है। तो उस एरिया में हम बना देते हैं डैम्स, स्मॉल चेक डैम्स। उन चेक डैम्स का क्या काम होता है, जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, वो उन चेक डैम्स में जाके स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे वही पानी अंडरग्राउंड चला जाता है, जिसकी वजह से तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। Check dams stop the rainwater from flowing away and also reduces soil erosion. तो जो चेक डैम है वो क्या करते हैं, जब बारिश हो रही है उस बारिश के पानी को ट्रैप कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, प्रिवेंट करते हैं उस बारिश के पानी को बह जाने से, और रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, आंधी तूफान में जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो वॉश ऑफ हो जाती है, उसको बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से हम काफी हद तक सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ड्रॉट। ब्रैकेट में मैंने लिखा एनसीईआरटी स्पेशल, मतलब ये जो ड्रॉट का टॉपिक है बहुत बड़ा बड़ा मोर टू नो करके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द बुक्स या फिर मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी स्किप कर देते हैं। लेकिन नॉलेज दुनिया से पढ़ रहे हो तो हमारी पॉलिसी यही है कि सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने एनसीईआरटी से ज्यादा बहुत कुछ पढ़ लिया है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी आपको सिर्फ नॉलेज दुनिया पे ही मिल सकती है। तो देखते हैं ड्रॉट्स क्या होता है। Drought is prolonged dry period without rains leading to severe shortage of water in the region. जो ड्रॉट्स एक ऐसी कंडीशन है जो उन एरियाज में होती हैं जहां बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से वहां पे वाटर स्केर्सिटी हो जाती है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसको हम हिंदी में सूखा पड़ गया भी बोलते हैं। ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। ज्यादातर ड्रॉट्स उन्हीं रीजन्स में होता है जहां पे या तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है सालों साल, या फिर थोड़ी होती है फिर नेक्स्ट ईयर थोड़ी होती है। तो ऐसे एरियाज में ड्रॉट के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Droughts pose a threat to rain-fed farming, where farmers do not use crop production and depend only on rains. क्या आपको लगता है कि हमारी कंट्री इतनी ज्यादा डेवलप्ड है जहां पे हर एक फार्मर के पास इतना पैसा होगा कि वो इरिगेशन अफोर्ड कर सके? नहीं। आज भी दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ इंडिया। आज भी देयर आर लॉट ऑफ फार्मर्स जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इरिगेशन के थ्रू पानी सप्लाई कर सकें, और वो आज भी अपने क्रॉप्स के लिए बारिश पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसे फार्म्स को या फिर ऐसे क्रॉप्स को ड्रॉट से ज्यादा खतरा है जो रेन फेड फार्मिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। Light soils have less water retention capacity. In areas with light soils, crops get adversely affected by droughts. Light soils क्या होती है? Light soils को हम sandy soils भी बोलते हैं। Sandy soils वो soils होती हैं जो पानी को अपने अंदर ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती हैं, उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है। तो अगर फ्रीक्वेंटली बारिश नहीं होती है तो ये सॉइल सूख जाती हैं, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स की फेवरेट पॉलिसी जो कि है क्रॉप पैटर्न्स। ये पॉलिसी बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है और एग्जामिनर की ये फेवरेट है क्वेश्चन पेपर में डालने के लिए। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। Different ways of growing crops can be used to give maximum benefits. अगर फार्मर्स को लगता है कि हमने जो तरीका इस बार अपनाया है हमारे क्रॉप्स के लिए वो हमें ज्यादा आउटपुट नहीं दे रहा है, तो अगली बार वो उस तरीके को, उस वेज को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वेज को अपना सकते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम आउटपुट मिले। जो सबसे पहला तरीका जो फार्मर्स यूज करते हैं वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो क्रॉप्स हैं उनको मिक्स करके ग्रो किया जाता है। करेक्ट कुछ ऐसा ही होता है। ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. क्या होता है जब फार्मर्स को क्रॉप्स सो करने होते हैं, सीड्स सो करनी होती है, तो वो 2 क्रॉप्स की सीड्स को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद सॉइल में सीड करते हैं। मतलब 2 क्रॉप्स
एक ही टाइम पे ग्रो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वीट और ग्राम हो गया, वीट और मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट और सनफ्लावर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, दो ऐसे क्रॉप्स को ही ग्रो किया जाता है जिनकी जो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी सेम होती है, वेदर रिक्वायरमेंट होती है वो भी सेम होती है। तो ऐसे ही क्रॉप्स जिनको सिमिलर कंडीशंस चाहिए होती हैं, सिमिलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, वही ग्रो किए जाते हैं अंडर मिक्स्ड क्रॉपिंग। This reduces risk and gives some insurance against failure of one of the crops. अब मिक्स्ड क्रॉपिंग से फार्मर को एक बेनिफिट तो मिल जाता है कि अगर एक क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं किया तो दूसरा क्रॉप अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो फार्मर की जो मेहनत है, जो वो पैसा लगाता है, वो बच जाता है, उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाता है। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग की एक डिसएडवांटेज भी है। अगर ये मान लो कि दो क्रॉप्स साथ में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, दोनों की जो कंडीशंस हैं वो सेम हैं और उन दोनों को ही वो कंडीशंस नहीं मिल पाई, जैसे कि ज्यादा अगर बारिश चाहिए, बारिश नहीं हो पाई, तो दोनों के दोनों क्रॉप्स खराब। दूसरा, किसी एक क्रॉप को भी कोई इंसेक्ट लग गया या कोई डिजीज हो गया तो दूसरा क्रॉप भी खराब। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग की ये डिसएडवांटेज है। हमने देखा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग की एक डिसएडवांटेज है। तो अगर किसी क्रॉपिंग पैटर्न की कोई डिसएडवांटेज है तो फार्मर्स ने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी। फार्मर्स केम आउट विद अनदर क्रॉपिंग पैटर्न जो कि है इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है देख लेते हैं। growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह इंटर क्रॉपिंग में भी दो ही क्रॉप्स एक साथ ग्रो होते हैं, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या था, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं था, कोई सर्कुलर शेप, कोई रोज, कोई कॉलम्स नहीं थे। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में डेफिनेट पैटर्न में एक लाइन से दोनों क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो किया जाता है। वो डेफिनेट पैटर्न क्या है, जैसे कि ये आप डायग्राम देखो, एक क्रॉप, फ्यू रोज ऑफ मेजर क्रॉप एंड फ्यू रोज ऑफ इंटर क्रॉप। मतलब इंटर क्रॉपिंग में फार्मर्स एक मेजर क्रॉप डिसाइड करते हैं जो उनका मेन क्रॉप होता है, वो उसको सो कर देते हैं एक रो में, एक लाइन में, और उसी लाइन के साथ एक और रो सो करते हैं जो होता है उनका इंटर क्रॉप। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सोयाबीन प्लस मेज, मिलेट प्लस काउपी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो साइमल्टेनियसली प्लांट्स ग्रो होते हैं इन इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सेम होती है, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में हम दो ऐसे क्रॉप्स सिलेक्ट करते हैं जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। क्यों करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्रॉप है ए, इसकी रिक्वायरमेंट है पोटेशियम की, ठीक है, और मेरे पास दूसरा इंटर क्रॉप है बी जिसकी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की। तो जो प्लांट ए है वो सॉइल से पोटेशियम एब्जॉर्ब करेगा और जो प्लांट बी है वो सॉइल से कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह ये दोनों प्लांट्स आपस में compete नहीं करेंगे एक ही न्यूट्रिएंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच थी इंटरक्रॉपिंग की। This ensures maximum utilization of the nutrients supplied. अगर कंपटीशन नहीं हो रहा है इन दोनों प्लांट्स के बीच में, दोनों प्लांट्स अच्छे बच्चे की तरह अपना अपना न्यूट्रिएंट ही ले रहे हैं, तो जितने न्यूट्रिएंट्स फार्मर ने सॉइल को सप्लाई की हैं उतने ही न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होंगे और उन न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। Prevents pests and diseases from spreading to all plants belonging to one crop in a field. मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में अगर एक बार एक प्लांट को कोई डिजीज हो जाता है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो डिजीज दूसरे प्लांट को भी हो जाए। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में सिंस मिक्सिंग नहीं होती है क्रॉप्स की, अलग अलग रोज में क्रॉप्स ग्रो होते हैं, इसलिए अगर एक प्लांट को कोई डिजीज हो भी जाता है तो दूसरा प्लांट जरूरी नहीं है कि दूसरे प्लांट को भी वो डिजीज हो जाए। बोथ क्रॉप्स गिव बेटर रिटर्न्स। तो इंटर क्रॉपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज था कि अगर दोनों क्रॉप्स सेफ रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो दोनों क्रॉप्स ही मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। एक और टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न है
क्रॉप रोटेशन। लेकिन क्रॉप रोटेशन पढ़ने से पहले ये सोचना है कि हमने देख लिया कि इंटर क्रॉपिंग जो है वो अच्छा खासा आउटपुट, अच्छा खासा एडवांटेज दे रही है, तो थर्ड टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की क्या जरूरत है। देखो, हमने बताया था कि जब इंटर क्रॉपिंग होती है तो दो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, मतलब उन दोनों क्रॉप्स को पानी भी चाहिए होगा, ठीक है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे। तो अगर हर बार हम दो क्रॉप्स साथ में ग्रो करते रहे तो जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जितना जो अवेलेबल पानी है, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स केम अप विद अनदर टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, जो की है क्रॉप रोटेशन। देख लेते हैं क्रॉप रोटेशन में क्या होता है। The growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is known as crop rotation. Intercropping में हम क्या देख रहे थे कि हम दो क्रॉप्स को साथ में ग्रो करते हैं, लेकिन क्रॉप रोटेशन में हम दो ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, लेकिन एक के बाद एक इन रोटेशन, और वो भी एक प्री प्लान्ड मैनर में। मतलब हमने एक क्रॉप को ग्रो कर लिया, उसको हार्वेस्ट कर लिया, फिर हमने देखा कि उस क्रॉप ने कौन सा न्यूट्रिएंट यूटिलाइज किया है, कितना पानी अवेलेबल है, कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्री प्लान करते हुए, फिर हम प्लांट करते हैं दूसरा क्रॉप। The availability of moisture in irrigation facilities decides the choice of the crop to be cultivated after one harvest. हमने एक क्रॉप को सो किया, उसे ग्रो करने दिया और उसे हार्वेस्ट कर लिया। फिर हम देखते हैं कि उस सॉइल में कितना मॉइस्चर है, कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि दूसरा कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। अभी तक टिल डेट क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है, उन्हें खत्म नहीं करता है। क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, एक टाइम पर एक ही क्रॉप यूज होगा तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को ही कंज्यूम करेगा। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड, कंट्रोल्स पेस्ट्स एंड वीड, सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। जो सॉइल फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि एक टाइम पर एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं, इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं। ये कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है वीड्स और पेस्ट को भी, और एक ही साल में several crops can be grown. तो क्रॉप रोटेशन बाय फार इज द बेस्ट क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये देखो डिफरेंसेस बिटवीन दो क्रॉपिंग सिस्टम, जो कि है मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। बहुत कम बुक्स आपको प्रोवाइड कराती हैं, ना ही आपके एनसीईआरटी बुक में आपको ये मिलेगा। बट व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस इज, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बार बार हंट ना करना पड़े डिफरेंसेस के लिए, इसलिए मैं आपको साथ साथ सारे डिफरेंसेस भी कराती हूँ। सो लेट्स सी डिफरेंसेस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट एटलीस्ट वन क्रॉप इन द डिजायर्ड कंडीशन। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया दो क्रॉप्स हम ग्रो कर देते हैं, कोई ना कोई एक तो हमें अच्छा प्रोडक्शन दे ही देगा। लेकिन जो इंटर क्रॉपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि दो मेन क्रॉप्स के रोज के बीच में जो खाली जगह बची है उनको भी भर देते हैं, ताकि हमें दोनों क्रॉप से अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए। सेकेंड पॉइंट, मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं होता है, कोई भी स्फीयर शेप में या रोज में प्लांट नहीं ग्रो किए जाते हैं। लेकिन हमने देखा था कि इंटर क्रॉपिंग में स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होता है, रोज में जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं। सीड्स आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है उसमें फार्मर्स क्या करते हैं, दो क्रॉप्स की सीड्स को मिक्स कर देते हैं ग्रो करने से पहले। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ सीड्स। और फाइनली मिक्स्ड क्रॉपिंग में हमने देखा था सिमिलर न्यूट्रिएंट्स वाले दो प्लांट्स एक साथ ग्रो करते हैं, इसीलिए वो कंपीट करते हैं विद ईच अदर फॉर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो इंटर क्रॉपिंग है वहां पे हम एक टाइम पे दो ऐसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए इंटरक्रॉपिंग में देयर इज नो कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट। हमने दो प्रैक्टिसेस यहाँ खत्म कर दी हैं।
एक है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट और दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो थर्ड प्रैक्टिस जो फार्मर्स फॉलो करते हैं वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप्स ग्रो तो कर गए लेकिन उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इस प्रैक्टिस में हम ये समझते हैं। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। ये आप सभी को पता है कि जो क्रॉप्स फील्ड्स में ग्रो होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं कभी कभी डिजीज से, वीड्स से या फिर इंसेक्ट से। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और वीड्स के बारे में। To protect crops against disease-causing organisms, weeds, insects, pests and diseases is called crop protection. तो crop protection क्या होती है कि we have to protect the plants against insects, weeds, chemicals and diseases, और इसी प्रोसेस को, इस प्रोटेक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं crop protection. If weeds and pests are not controlled at the appropriate time, then they can damage the crops so much that most of the crops are lost. बेटा ये जो insects होते हैं, weeds होती हैं, जो micro organisms होते हैं ना, ये crops के लिए अच्छे नहीं होते हैं और अगर इन्हें टाइम रहते हुए हटा नहीं दिया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो इनका जो डैमेज है वो इस हद तक बढ़ सकता है कि जो हमने मेन क्रॉप ग्रो किया है वो सारी की सारी फसल हमारी खराब हो जाए। आप वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इन्हें कोई नहीं चाहता है, जो मेन क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, फिर उनको परेशान करते हैं। क्योंकि अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसे पानी भी चाहिए होगा, उसे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे, तो फिर ये कंपीट करते हैं मेन क्रॉप के साथ, इसीलिए हम इन अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वीड के, ज़ैंथियम, पैरेंथियम और साइपरिनस रोटंडस। ये तीनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी 1 मार्कर में पूछ लिए जाते हैं। तो वीड्स होते हैं, दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। मैंने आपको बताया मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, फिर मेन क्रॉप को तंग करते हैं कि हमें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें भी स्पेस चाहिए, हमें भी सनलाइट चाहिए टू ग्रो। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। मैंने बताया कि जो मेन क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, फिर ये उनके साथ compete करते हैं और मेन क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर देते हैं। Removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential for a good harvest. अगर फार्मर्स को दिख रहा है कि हमारी क्रॉप फील्ड में वीड्स ग्रो करना स्टार्ट कर दी हैं, तो बिफोर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, जो मेन क्रॉप, उन वीड्स को हटाना बहुत जरूरी होता है। जनरली इंसेक्ट पेस्ट्स अटैक द प्लांट इन 3 ways। जो वीड्स होती हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट को 3 तरीके से अटैक करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, समझ लो इसको। दे ईट द रूट, स्टेम एंड लीफ। ये क्या करते हैं? जो मेन क्रॉप की जो रूट है, स्टेम है या लीव्स है, उनको खा जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो लीव्स होते हैं उनके अंदर होल्स होते हैं, और वो होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये इंसेक्ट्स रूट, स्टेम और लीव्स को धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। Suck the cell sap from various parts of the plant। सेल सैप मैंने आपको बताया था जब हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे कि जो सेल सैप होता है वो सेल का वो पार्ट होता है जिसमें सेल का खाना होता है, शुगर्स होती हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर वो सेल सैप को ही खाने लग जाएंगे तो वो सेल को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देंगे। और थर्ड बेटा, बोर इनटू स्टेम्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर भी ये होल्स कर देते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में भी कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर होल्स होते हैं, और ऐसे फ्रूट्स को यूजुअली लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। Thus they affect the health of the crop and reduce the yields. Of course, जब healthy crop ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही अच्छी नहीं होगी, तो फार्मर्स मार्केट में क्या भेजेगा? Disease in plants are caused by pathogens such as bacteria and viruses। हमारे जो अंदर भी जो डिजीजेस होते हैं वो भी बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस के लिए ही होते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ डिजीजेस होते हैं, हम आगे जाके पढ़ोगे इन योर हायर क्लासेस, जो बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस ही कॉज करते हैं।
These pathogens can be present in and transmitted through air and water. अब ये जो बैक्टीरिया फंगाई हैं ये प्लांट्स तक कैसे पहुंचते हैं? या तो एयर में ही प्रेजेंट होंगे या फिर जो पानी हम सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को उनके थ्रू भी ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो वीड्स हैं वो प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो हमने भी इनको हटाने के लिए कुछ मेथड्स ढूंढ निकाले हैं। ये मेथड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, 2 मार्कर्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला मेथड टू रिमूव वीड्स एंड इंसेक्ट्स इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को, पेस्ट को, अनवांटेड प्लांट्स को मार देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। These chemicals are sprayed on crop plants or used for treating soil and seeds. या फिर तो हम इनको क्रॉप प्लांट्स के ऊपर ही स्प्रे कर दें इन पेस्टिसाइड्स को, या फिर हम इसको सॉइल में मिला दें ताकि वीड्स और इंसेक्ट्स को हम प्रिवेंट कर पाएं। लेकिन however excessive use of these chemicals create problems. They can be poisonous to plant and animal species and they can cause environmental pollution. पेस्टिसाइड्स जो हैं वो केमिकल्स हैं, इसका मतलब कि वो प्लांट स्पीशीज के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और अगर उन प्लांट स्पीशीज को कोई एनिमल खाने वाला है उनके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज कर सकते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड्स का लिमिटेड यूज ही करना चाहिए। सेकेंड तरीका है मैकेनिकल रिमूवल। पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर फार्मर्स के पास अच्छे पैसे हैं, इनपुट अच्छा है, तो वो थ्रू मशीन्स भी इन इंसेक्ट्स को, वीड्स को हटा सकते हैं। थर्ड, प्रिवेंटिव मेथड्स। कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेथड्स ले लो कि वीड्स या फिर इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट्स ग्रो ही ना करे प्लांट्स के ऊपर, जैसे कि प्रॉपर सीड बेड प्रेपरेशन। जो हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं बिफोर सोइंग द सीड्स, वो जो सॉइल बेड प्रेपरेशन है दैट शुड बी प्रॉपर। सेकेंड, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स। बेटा ऐसा कुछ सीजन होते हैं कुछ क्रॉप्स के जहां पर इंसेक्ट्स या वीड्स ग्रो नहीं करते हैं, तो प्रेफरेबली उस सीजन में, उस टाइम ऑफ द ईयर में हमें क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, या फिर हम इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं ताकि हमें दोनों क्रॉप से मैक्सिमम आउटपुट मिले। और फाइनली कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट वेराइटीज। कुछ ऐसी वेराइटीज ग्रो की जाएं जो वीड से या फिर इंसेक्ट से या फिर पेस्ट से रेजिस्टेंट होती है, और या फिर हम समर प्लोइंग कर सकते हैं। समर प्लोइंग मतलब जो रूट्स हैं वही काट दो वीड्स की, तो वो ग्रो ही नहीं करेगी। तो 4 प्रिवेंटिव मेथड्स हम क्या लेते हैं टू रिमूव वीड्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मैकेनिकल रिमूवल, प्रिवेंटिव मेथड्स, और कुछ अदर मेथड्स होते हैं जैसे कि रेजिस्टेंट वेराइटीज को ग्रो कर लो, या फिर हम करते हैं समर प्लोइंग। तो यहाँ पे हमने तीनों प्रैक्टिसेस, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट खत्म कर ली है। आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो हम वो भी खत्म कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, देखो जब प्लांट्स एक क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वो सारा का सारा क्वांटिटी मार्केट में नहीं भेजा जाता है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी क्वांटिटी में ही वो ग्रेन्स मार्केट में भेजे जाते हैं। तो बाकी ग्रेन्स का क्या, बाकी ग्रेन्स को जो फार्मर्स हैं वो ऑप्टिमल कंडीशंस में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। लेकिन अगर हमने तीनों प्रैक्टिसेस में प्लांट्स को अच्छे से बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तो स्टोरिंग के टाइम पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खराब कर सकते हैं। देख लेते हैं वो फैक्टर्स क्या होते हैं। बायोटिक, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया। जहाँ पे जिन गोडाउन्स में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है वहाँ पे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स मतलब माउस, चूहे हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे खराब कर देंगे। या फिर एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज। जो ग्रेन्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए उस गोडाउन में अप्रोप्रिएट मॉइस्चर होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर फार्मर ये दोनों कंडीशंस अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है तो भी फार्मर को बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लॉस हो जाता है।
These factors cause degradation in quality, loss in weight, poor germinability, discoloration of the produce leading to poor marketability. जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, अगर हमें अच्छे कलर के फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, या फिर कम वेट के मिलते हैं, या फिर हमें लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो सारी मेहनत है वो खराब हो जाती है. देयर इज poor marketability. These factors can be controlled by proper treatment and systemic management of warehouses. ये factors को भी control किया जा सकता है अगर farmers अपने गोडाउन्स में, अपने warehouses में systematically controlled moisture और temperature के साथ इन grains को store करे. तो अब देख लेते हैं ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो फार्मर्स यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खराब होने से बचाने के लिए ड्यूरिंग स्टोरेज. ऐसे 3 प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. एक है बेटा क्लीनिंग, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिफोर स्टोरिंग. स्टोर करने से पहले जो हमने क्रॉप्स हार्वेस्ट की हैं उन्हें अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत जरूरी है. सेकंड, ड्राइंग. बिफोर स्टोरिंग जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे 2 बार ड्राई कर लो, एक बार सनलाइट में और दूसरी बार शेड में. और फाइनली थर्ड प्रिवेंटिव मेजर है फ्यूमिगेशन. फ्यूमिगेशन मतलब हम केमिकल स्मोक यूज करते हैं हमारे क्रॉप्स में, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट्स हैं, वो मर जाएं. तो जो 3 प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो फार्मर्स यूज कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाने के लिए स्टोरेज के टाइम पे, वो है क्लीनिंग, ड्राइंग और फ्यूमिगेशन.